हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, ये आपकी जो प्रैक्टिस सेट है ये यूपी पुलिस की है और यहाँ पर हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपका 5 तक गद्यांश दिया गया है जो आप खुद कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी यूपी पुलिस में जितने भी आपके सिलेबस है, सारे सिलेबस से कोई हर क्वेश्चन क्या है आपका अटैच है, मतलब हर सिलेबस से हर चैप्टर से आपका एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। ऑप्शन ए है अनुमान, बी है एकावली, सी है परिकर, डी है कारण माला। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, अनुमान। प्रत्यक्ष द्वारा अप्रत्यक्ष का जो चमत्कार पूर्ण वर्णन होता है उसका जो अलंकार का जो लक्षण होता है वो अनुमान होता है। अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि जायसी किस धारा के कवि हैं। ऑप्शन ए है प्रेम मार्गी भक्ति धारा, बी है कर्म मार्गी भक्ति धारा, सी है ज्ञान मार्गी भक्ति धारा, डी है उक्त में से कोई नहीं। तो जायसी के बारे में आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो जायसी जी हैं ये आपके प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि हैं और जायसी के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए जो जायसी हैं इन्होंने नागमती वियोग का वर्णन किया है। ठीक है, किसका? नागमती वियोग का। बहुत मार्मिक तरीके से इन्होंने नागमती वियोग का वर्णन किया है। तो यहाँ पर हम जायसी के बारे में जान लिए। अब अगला हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए है क्षीर खीर, बी है दधि दही, सी है दुग्ध दूध, डी है घृत घी। तो उत्तर दीजिएगा। देखिए आप सभी यहाँ पर क्या करेंगे, जब आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा रहे होंगे तो यहाँ पर आप अपना एक रफ कॉपी लीजिएगा। रफ कॉपी पे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके आप लगाइएगा और वहाँ पे आप अपना उत्तर दीजिएगा यहाँ सामने। और जैसे ही मैं उत्तर बताती हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन आपने ए दे दिया, अगर हमने ए बताया है तो आपका सही होता है तो सही करिए, अगर हमने बी बताया है आपका गलत हो जा रहा है तो आप यहाँ पर गलत करिए। फिर लास्ट में आप काउंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, इसमें लगभग 38 है। 38 में से आप 5 माइनस कर दीजिए तो जितने क्वेश्चन बचते हैं वो भी क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है उसका सही उत्तर होगा दधि और दही। ये क्या है? त्रुटिपूर्ण है आपका। ठीक है, आगे तो बाकी ये सारे सही है। क्षीर को हम खीर कहते हैं, दुग्ध को दूध कहते हैं, घृत को हम घी कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए है ढ, बी है ज्ञ, सी है अंग, डी है ड। तो आपको संयुक्त व्यंजन पूछा गया है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा संयुक्त व्यंजन होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 9 का बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 9 का बी होगा। तो संयुक्त अक्षर आपके कितने हैं? 4 तरीके के हैं, छ, त्र और स्र। ठीक है, तो जो छ होगा वो किससे मिलकर बना होता है? जो छ होता है आपका क और प्लस स से मिलकर बना होता है। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारा होता है स्र, जो स्र व्यंजन होता है हमारा, तो ये किससे बनता है? स और प्लस र से बनकर बनता है श्र। और उसके बाद त्र व्यंजन होता है तीसरा। ठीक है, तीसरा त्र होता है। त्र आपका जो त, आधा त और र से मिलकर बना होता है। तो ये हो गया आपका व्यंजन। तो यहाँ पर ज्ञ होता है। ठीक, 10 में क्या पूछा गया आपको कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। ऑप्शन ए है क, बी है छ, सी है त, डी है प। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो इसका हम ट्री बता देते हैं आपको। देखिए ध्वनि का हम कैसे पता करेंगे कि जैसे त है तो यहाँ पर देखिए के, टी, एम, ठीक है, फिर डी और ए, केटीएम दा, के से कंठ, टी से तालु, यम से मूर्धन, डी से दंत और ए से आपका, यहाँ पर देख लीजिएगा, एक बार मैं साफ साफ लिख देती हूँ। देखिए इसको आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा, आपको कभी भूलेगा नहीं।
क्योंकि ये जो ध्वनियाँ वाले हैं ये बहुत आते हैं और सब बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए KTM और दा, ठीक है, KTM दा इसका है। तो के से कंठ हो गया, टी से तालु हो गया, यम से मूर्धन्य हो गया, टी से दंत हो गया और ए से ओष्ठ हो गया। तो यहाँ पर क होगा, क च ट त और प, ये हो गया। तो क ख ग घ अंग, च छ ज इया, ट ठ ड ढ आड़ा, त थ द द न, प फ ब भ म, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर त हमारा डी में आया है, तो देखिए ये दंत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है फैजाबाद, बी है रीवा, सी है ग्वालियर, डी है भोपाल। तो आप बताइएगा कि बिहारी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। जो बिहारी जी हैं इनका जो जन्म हुआ था ग्वालियर में हुआ था। और ये देखिए जो बिहारी जी हैं ये जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। जयसिंह कहाँ के राजा थे आपके, ये जयपुर के राजा थे और इन्हीं के दरबारी कवि थे। और इनकी जो रचना है बिहारी जी की, तो इनकी बिहारी सतसई करके एक रचना आती है, वो इनकी रचना है, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है, बिहारी सतसई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं इनके बारे में कुछ। और ये देखिए रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, जो बिहारी जी हैं वो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उस तपस्वी से लंबे थे देवदार, दो चार खड़े में अलंकार है। ऑप्शन ए है श्लेष, बी है अतिशोक्ति, सी है परिसंख्या, डी है प्रतीप। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा, प्रतीप अलंकार है। प्रतीप का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, प्रतीप का मतलब क्या होता है आपका, उल्टा होता है। और इस अलंकार में क्या होता है कि जहां पर प्रसिद्ध उपमान का उपमेय बना दिया जाए, जो प्रसिद्ध उपमान है उसका क्या बना दिया जाए, उपमेय बना दिया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतीप अलंकार कहते हैं। ये याद रखिएगा आप सभी। आगे देखते हैं अष्ट का तद्भव रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन ए है अष्ट, बी है 80, सी है 18, डी है 8। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। अष्ट मतलब क्या होता है, 8 होता है। और इसका क्या तद्भव बताना है, तो तद्भव मतलब हिंदी बताना है। और ये क्या है, इसका तत्सम है। अष्ट क्या है, संस्कृत में है तो तत्सम है, तद्भव का मतलब हिंदी में, तो हिंदी में इसका आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि तेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है उपमा, बी है रूपक, सी है यमक, डी है श्लेष। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या होगा आप सभी बताइएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यमक अलंकार होगा यहाँ पर। अब कैसे यमक अलंकार होगा इसको भी बता देना चाहते हैं। देखिए जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है, एक शब्द का प्रयोग क्या होगा, 2 बार होगा, और उसका जो अर्थ होगा वो अलग अलग निकलेगा, तो वहां पे क्या होता है, हमारा यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, यहाँ तारे है यहाँ भी तारे है, लेकिन देखिए एक ही शब्द है, 2 जगह प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो क्या है, अलग अलग होगा, तो इसलिए ये क्या होगा, यमक अलंकार होगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस पूछा गया है। ठीक है, कौन सा रस है। ऑप्शन ए है शांत, बी है श्रृंगार, सी है करुण, डी है हास्य। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, श्रृंगार रस है। और इस पंक्ति में देखिए क्या किया गया है कि जो मीरा जी हैं, मीरा और कृष्ण के प्रेम का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। जो मीरा जी थी वो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान ली थी, तो इसलिए वो कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सुर मुकुट मेरो पति हो सोई। ठीक है, जिसके सर पर मोर की मुकुट है वही मेरा पति है।
तो उन्होंने अपना पति मान लिया था उन्हें, तो उनके प्रेम का वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए है संबंध तत्पुरुष, बी है संप्रदान तत्पुरुष, सी है करण तत्पुरुष, डी है अधिकरण तत्पुरुष। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं गोबर गणेश। गोबर गणेश का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा, गोबर से निर्मित गणेश। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, आप सभी सही उत्तर बताइएगा यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए आज जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करण। ठीक है, गोबर से निर्मित दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम आपको विग्रह समझा देते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर 4 दिया है, संबंध दिया है, संप्रदान दिया है, करण दिया है और अधिकरण दिया है। अब देखिए जो संप्रदान होता है के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, देखिए गोबर से निर्मित, करण का क्या होगा, करण से। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से आएगा तो करण से होगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, करण से संप्रदान के लिए आएगा, मतलब के लिए अगर आ गया तो संप्रदान हो जाएगा। अगर अधिकरण आ गया, मैं पै पर आ गया तो अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पै पर आ गया तो अधिकरण हो जाएगा। और संबंध अगर आ गया तो हे वो हरि। ठीक है, संबंध आ गया तो काके की, इस तरीके से आ जाएगा संबंधे काके की। यहाँ पर समझ लीजिएगा, अगर से आया तो करण तत्पुरुष हो जाएगा, मैं पै पर आया तो अधिकरण हो जाएगा, संप्रदान आया के लिए आया तो संप्रदान हो जाएगा। और संबंध कब होगा, संबंध आपका संप्रदान के लिए हमने बता दिया, संबंध क्या हो जाएगा आपका काके की। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 17 में है कि रहीमन चुप है बैठिए, देखी दीनन के फेर, जब नीके दिन आहिए, बनत न लगिए बेर। तो उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा छंद है पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है दोहा, बी है सोरठा, सी है रोला, डी है चौपाई। तो क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका जो सही उत्तर होगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, दोहा है। तो दोहा में क्या होता है आपका, इसको हम बता देना चाहते हैं। देखिए पहले और तीसरे में इनकी क्या होती है, 13-13 मात्रा होती है। कितना होता है, 13-13। पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा होती है। और उसके बाद दूसरे और चौथे में, दूसरा और चौथा जो होता है यहाँ पर आपका 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका हो गया दोहा। अब आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए है चरमोत्कर्ष, बी है चरमात्कर्ष, सी है चरमोत्कर्ष, डी है चरमोत्कर्ष। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, चरमोत्कर्ष। इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में है कि दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर त्रुटिपूर्ण बताना है आपको, कौन सा है। ऑप्शन ए है भारत के पर्वतीय क्षेत्र की, बी है सुंदरता सारे विश्व में, सी है सबसे सर्वोत्तम है, डी है इनमें कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे सर्वोत्तम है। ये आपका क्या है, ये खंड जो आपका त्रुटिपूर्ण है। अगला हम देखते हैं उपसर्ग को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन ए है शब्दांश, बी है वाक्यांश, सी है शब्द, डी है पद। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शब्दांश कहते हैं, उपसर्ग को हम क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पवन शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है गुण संधि, बी है यड़ संधि, सी है अयादि संधि, डी है वृद्धि संधि। तो यहाँ पर बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल सही होगा, अयादि संधि होगा। तो देखिए अयादि
पो धन अन, ठीक है। तो अयादी संधि के अंत में क्या है, अय हो गया, आ हो गया, अब हो गया, इस तरीके से आए तो वो क्या आपका है, अयादी संधि हो जाता है। 22 में है क्या है कि जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। देखिए इसके दोनों पद प्रधान होंगे, तो 22 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है द्विगु समास, डी है द्वंद्व समास। तो जो 22 है उसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, द्वंद्व समास होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों पद क्या हो, समान रूप से प्रधान हो। जैसे द्वंद्व समास में आपका क्या हो गया कि जैसे दिन और रात आ गया, दिन रात। अब यहाँ पर देखिए रात भी आपका प्रधान है, दिन भी आपका प्रधान है, ठीक है, दोनों पद समान रूप से प्रधान है। तो यहाँ पर क्या है, इसका पूर्व और उत्तर दोनों पद, पहला भी पद यहाँ दिन भी इसका प्रधान है और रात भी प्रधान है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वंद्व समास हो गया। 23 का हम देख लेते हैं। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है तिरस धनकार, बी है तिरह धनकार, सी है तिह धनकार, डी है तिर धनकार। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, तिरह धनकार। देखिए यहाँ पर तिरह जो आपका आधा स है, आधा स क्या होता है यहाँ पर इस तरीके से इंक्लूड हो जाता है, अह की मात्रा में चला जाता है, तो यहाँ पर तिरह धनकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। ए है कान, बी है कन्हैया, सी है किशन, डी है कृष्ण। देखिए एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तत्सम वो होता है जो आपके संस्कृत भाषा में यूज होता है, संस्कृत भाषा की तरह रहता है, और तद्भव होता है जो हिंदी की तरह रहता है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपको संस्कृत की तरह दिख रहा है, तो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही होगा, कृष्ण। कृष्ण का क्या है, तत्सम रूप है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी आपको कराया था, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है कि वाक्यों में उनके प्रथम और अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य र ल व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले क्या रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए रखना है, फिर इनमें से आपको एक मिलान करना है, पहले कौन आएगा, और लास्ट में आपको ऑप्शन नंबर 6 रखना है। जो 6 दिया है इसको रखना है अंत में, और जो पहला दिया है इसको रखना है स्टार्टिंग में ही। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 25 को किस तरीके से आता है। तो देखिए समय को परखने वाला, अब यहाँ पर पढ़ते हैं। रंग से धनाढ़, ये 1 नंबर आ गया, ठीक है, और समय की 2 नंबर पे आ गया। उपेक्षा करने वाला 3 नंबर पर आ गया। करोड़पति से भिखारी हो जाता है, तो ये ल हो गया आपका 4 नंबर पर। तो क्या होगा यहाँ पर, रंग से धनाढ़ और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या क्या है आपका, र य ल, पहले र आ गया आपका, फिर उसके बाद क्या आया, य आ गया, फिर उसके बाद क्या आया, व आ गया, फिर उसके बाद क्या आया, ल आ गया। तो यहाँ पर देखिए र य व ल कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। ऑप्शन ए है खूंटियाँ, बी है खूंटियों, सी है खूंटियाँ, डी है खूंटियों। तो सही उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा, खूंटियाँ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है। तो 27 का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं है। दोहा का जो विपरीत होता है वो कौन सा छंद है ये पूछा गया है। तो रोला दिया है, छप्पा दिया है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, जो दोहा छंद है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिएगा कि दोहा है उसका उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। जैसे कि दोहा में जो पहला और तीसरा होता है आपका, उसमें क्या होता है 13 मात्राएं होती हैं।
और वैसे ही दूसरे और चौथे में क्या होता है कि 11 होती हैं। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो आपका किस में आ जाएगा, सोरठा में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अगला हम देखते हैं क्या है 28 में कहा है कि निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो अलंकार बताना है, तो रुनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर। ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा, बी है रूपक, सी है यमक, डी है श्लेष। तो 28 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर यमक अलंकार है। अभी हमने आपको यमक अलंकार के बारे में बताया कि जहाँ पर जो शब्द होते हैं वो 2 बार आते हैं। जैसे मंद मंद आया है, मंद मंद तो आया है लेकिन एक मंद का दूसरा अर्थ होगा और दूसरे मंद का दूसरा अर्थ होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है कि दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अगर आप दिन दुखियों के लिए भोजन दे रहे हैं तो इसका जो एक शब्द होगा आपका सदाव्रत होगा, सदाव्रत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कीचड़ उछालना का मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो कीचड़ उछालना का जो मुहावरा का सही अर्थ होगा आपका बदनाम करना होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं 31 है कि उससे अच्छा तो आप हैं में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे देखिए उससे अच्छे तो आप हैं, तो यहाँ पे जो कारक होगा 31 में वो अपादान कारक होगा। आगे देख लेते हैं 32 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए 3 पर्यायवाची हैं और एक नहीं है, तो यहाँ पे 32 का जो ऑप्शन नंबर बी है जलद, ये नहीं होगा। ठीक है, जलद नहीं होगा, ये बादल का हो जाएगा। बाकी सरोज हो गए, पंकज हो गए और जलजात हो गए, ये तीनों आपके कमल के हैं। आगे देखते हैं क्या है 33 है। 33 में पूछा है कि प्रत्यक्ष का विलोम। तो प्रत्यक्ष का विलोम आप सभी को पता होगा कि परोक्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं 34 है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो देखिए ये बहुत बार पूछता है, तो जो लिंग की दृष्टि से अगर हम दही को देखते हैं तो जो दही होगी हमारी पुल्लिंग होगी। और बहुत से लोग क्या करते हैं स्त्रीलिंग लगा के चले जाते हैं, तो स्त्रीलिंग नहीं लगाना है, ये क्या आपका पुल्लिंग है। 35 देखते हैं प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। तो प्रतिधन क्या होगा, यहाँ पर प्रतिधन एक होगा या प्रत्यधन एक होगा या प्रतिधन एक होगा, क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रतिधन एक होगा, प्रत्येक का क्या होगा प्रतिधन एक। 36 का देख लेते हैं निम्नलिखित में यथा विधि का सही समास कौन सा है। यथा विधि का जो सही समास है उसको पूछा गया है, कौन सा है 36 का देख लीजिए। तो 36 में जो ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके आगे क्या है जुड़ा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, यथा उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 37 देख लेते हैं लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो हमने आपको बताया है कि जो प्रत्यय है वो पीछे जुड़ता है और जो उपसर्ग है वो आगे जुड़ता है। तो लौकिक में पीछे क्या जुड़ा हुआ है उसको बताना है। तो 37 का जो सही उत्तर होगा इक होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके लास्ट में इक जुड़ेगा तभी क्या होगा लौकिक बनेगा। अब आइए हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 38 में पूछा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा पूजनी। सभी लोग पूजनी लगा के आते हैं लेकिन पूजनी नहीं लगाना है आपको, पूजनीय लगाना है। ठीक है, ये सही उत्तर आपका होगा पूजनी। तो ये आपके 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 38 में से आप 5 निकाल दीजिएगा, जो आपके 5 थे गद्यांश के, क्योंकि वो आप खुद कर सकते हैं इसलिए हमने नहीं कराया है। तो बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी हम क्लास नंबर जो 3 है या प्रैक्टिस सेट आपकी 3 है वो कल आएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए आप सभी। थैंक यू एवरीवन।